हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, विच इज चैप्टर नंबर 15। बेटा सी कैटेगरी का टॉपिक है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट आजकल जिस तरीके की चाल चलन रख रहा है ना, किसी को भी नहीं मालूम वो कब क्या कर दे। ठीक है। तो मेरा जो एबीसी एनालिसिस है उसके अंदर मैंने इसको सी कैटेगरी का टॉपिक रखा है। इसका मतलब है कि आपको इसको ज़्यादा बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना यहाँ पे वन शॉट में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो यू आर वेरी 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 प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। अगर मैं बात करूँ कि इस वन शॉट में क्या क्या कवर होने वाला है, तो बच्चों हर चीज़ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मीनिंग क्या है, उसके अलग अलग टाइप क्या है, अलग अलग एग्रीमेंट्स जो हैं जिसे आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया वो भी कवर करा दूंगा। और नेशनल पॉलिसी जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करा दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, मैं आपको देने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चंस आपके पिछले साल में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बैंक से भी कवर करा दूंगा, ताकि आप एकदम रेडी स्टडी गो हो जाएं, आपको सारी चीजें अच्छे से आ जाए। गॉट इट एवरीवन। सर ये जो नोट्स है, ये नोट्स हमको कहाँ से मिलेगा? तो बेटा ये जो हमारा नोट्स है ना, ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए, ये वाले बैच में बेटा आपको एनरोल करना है। जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करेंगे आपको मिल जाएगा। PW ऐप या PW.live में जाइए, बढ़िया यहाँ पे एनरोल करिए। इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको जाना है और यहीं पे आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। क्या सर इसके लिए कोई चार्जेस लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, एकदम फ्री है, मुफ्त का है। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो जल्दी से जाओ और बढ़िया से इस नोट्स का फायदा उठाओ। गॉट इट एवरीवन। चलिए, अब अपन इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। देखिए नोट्स आपको ना बहुत अच्छे लगने वाले, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये देखिए, काफी कलरफुल नोट्स हैं, बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले हम तो ये बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे कि ये मान लीजिए मेरे पास ये मेरा फ़ोन है। तो फ़ोन की क्या प्रॉपर्टी है कि मैं इसको यूज़ करूंगा, मेरे को अगर किसी को बेचना होगा तो मैं बेचूंगा, अगर कोई और मेरा फ़ोन ले ले मुझसे तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। इसी तरीके से बेटा कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास है जो आपने अपने दिमाग से बनाया, इंटेलेक्ट से बनाया है, दिमाग से निकाला है, तो बच्चों उसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसके लिए जो आपको राइट सरकार आपको देगी, जैसे आप उसे बेचने का राइट है, आपको उसे प्रोटेक्शन करने का राइट है, उसको अपन बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो देखिए क्या लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इंटेलेक्चुअल फैसिलिटी क्रिएटेड थ्रू ब्रेन्स। जैसे कोई गाना है बेटा, तो गाना कहाँ से आया होगा? किसी के दिमाग में आया होगा। कोई मूवी है तो मूवी कहाँ से आई होगी? दिमाग से आया होगा। कोई इन्वेंशन है, कैमरा का इन्वेंशन, लाइट का इन्वेंशन, बल्ब का इन्वेंशन, किसी ना किसी ने सोचा होगा ना बेटा। तो सब दिमाग से आ रहा है। तो दीस आर ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट क्यों जरूरी है? ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हो सके, अगर उसे बेच रहे हैं तो बेच के कमर्शलाइजेशन हो सके, पैसा कमाया जा सके। पैसा कमाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बेटा, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिवनेस आएगा। अब जैसे मान लीजिए नाइकी है, नाइकी के पास एक मार्क है, आपको पता है ना नाइकी का ये वाला मार्क। अब ये वाला जो मार्क है बेटा, ये नाइकी की पहचान है। अगर ये मार्क कोई और यूज करने लग जाए तो नाइकी को नुकसान हो जाएगा। तो नाइकी अगर अपने इस मार्क को अगर पूरे दुनिया में अगर ये फैलाता है, दिमाग में लोगों के डाल देता है, तो कहीं ना कहीं बेटा नाइकी बाकी लोगों से क्या हो जाएगा? आगे। इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिवनेस। तो उसे भी इस मार्क को बचाने की जरूरत है, इसलिए उसको भी क्या चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। राइट राइट मतलब मेरे पास अधिकार हो कि कोई अगर मेरी चीज को इस्तेमाल करे तो मैं उसे बचा सकूं। क्लियर हुआ बेटा? ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन और पेटेंट, ये सब हम लोग को भी पढ़ने हैं। ठीक है। नेचर क्या होता है बेटा? टेंजिबल राइट्स, सॉरी, इनटेंजिबल राइट्स मिलता है आपको। यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? इनटेंजिबल राइट्स। आपको यहाँ पे इनटेंजिबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है, ना कि टेंजिबिलिटी के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि ये जो बल्ब है, अगर किसी ने बल्ब का ऊपर अगर ले लिया पेटेंट, पेटेंट मतलब जब अपन कुछ इन्वेंशन करते हैं तो उसके ऊपर क्या मिलता है बेटा? अपने को पेटेंट मिलता है। किसी भी इन्वेंशन पे पेटेंट मिलता है। तो बेटा ये जो बल्ब का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे मिल रहा है या वो आइडिया पे मिल रहा है? उस आइडिया पे मिल रहा है सर, उस इनोवेशन पे मिलता है। समझ में आया ये सभी को?
जो इनोवेटिव स्टेप आपने लिया, जो इन्वेंशन आपने लिया उसके ऊपर मिल रहा है, ना कि बल्ब के स्ट्रक्चर पे, ना कि उस कांच पे। आपको जो राइट मिलेगा वो राइट किस पे मिलेगा बेटा, आपके इस आइडिया पे, आपके इस इन्वेंशन पे। आपने इस इन्वेंशन को किया है तो आप ही इसको बेचेंगे, आप ही इससे पैसा कमाएंगे। सर कोई और अगर जाकर बेचने लग गया मेरे बल्ब को, तो आप उसके ऊपर स्यू कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। आपके पास कुछ राइट्स हैं बेटा कि आप किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप इसे बेच सकते हैं, बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो कुछ ड्यूटीज भी हैं, जैसे आपको ना कई जगह पे रिन्यूअल फीस भरने बोला जाएगा, तो आप रिन्यूअल फीस भरेंगे, आपकी एक ड्यूटी है। को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट, एक ही सामान के ऊपर बेटा अलग अलग राइट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई सामान बनाया, उस सामान का शेप मैंने कुछ ऐसा रखा, तो शेप के ऊपर ना बेटा, मैं अभी आगे बताने ही वाला हूँ, शेप के ऊपर बेटा डिजाइन का कॉपीराइट होता है। क्या होता है बेटा, डिजाइन एक्ट करके है, उसके अंदर आप डिजाइन का कॉपीराइट लेते हैं। और अगर इसके अंदर कोई इन्वेंशन है, तो उस इन्वेंशन के ऊपर मैं क्या लूंगा बेटा, पेटेंट। तो यानी एक ही सामान के अंदर बेटा पेटेंट भी लिया जा सकता है, और उसके बाहरी रूप के लिए बेटा डिजाइन का भी रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना, ये मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है, तो जितने भी शेप होते हैं, कलर होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है बेटा, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन। गॉट इट एवरीवन? ये डायनामिक है, यानी कि बार बार ये क्या होगा बेटा, चेंज होगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले ना मैं आपको पढ़ाता हूँ कितने टाइप के आपके ये ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है? तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले अपन उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर अपन बाकी बातें करेंगे। तो पहले तो हम मीनिंग तो हमने समझ लिया, अब अपन टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क पहले समझ लेते हैं, फिर अपन बाकी बातें करते हैं। तभी आपको ना पूरा क्लैरिटी आएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क कह दिया मैंने गलती से। टाइप्स ऑफ बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसके अंदर कुल मिला के पाँच छः हैं वैसे तो, लेकिन हमको पढ़ना पाँच ही है। सबसे पहला पढ़ना है बेटा हम लोग को पेटेंट। पेटेंट हमको किस चीज के ऊपर मिलता है बेटा, इन्वेंशन के ऊपर मिलता है, ठीक है? इसके लिए जो एक्ट बनाया गया है उसका नाम क्या है बेटा, पेटेंट एक्ट 1970। क्या बनाया गया है बेटा, पेटेंट एक्ट 1970। इसी तरीके से बेटा कॉपीराइट जो होता है, कॉपीराइट किसके ऊपर मिलता है, किसी भी वर्क के ऊपर मिलता है जो कि आर्टिस्टिक या लिटरेरी नेचर का हो। क्या हो बेटा, आर्टिस्टिक या लिटरेरी नेचर। लिटरेरी नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने किताब लिखा, किसी ने पोयम लिखा, तो किसी चीज के लिखने को अपन क्या बोलेंगे बेटा, लिटरेरी। तो कोई पोयम, कोई बुक, ठीक है? आर्टिस्टिक यानी मान लीजिए किसी ने कोई धुन बनाई, ठीक है, जैसे कि कोई साउंड बनाया, कोई मूवी बनाया, कोई पेंटिंग बनाया, कोई फोटोग्राफ है, तो उन सब चीजों के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, कॉपीराइट। क्या हो जाएगा बेटा, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किसी भी वर्क के ऊपर होता है, वो वर्क क्या हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है और लिटरेरी भी हो सकता है। तीसरा क्या आ जाता है बेटा, हमारा ट्रेडमार्क। अभी जैसे मैं आपको नाइकी का एग्जांपल दे रहा था, तो नाइकी का जो चिन्ह है, जो मार्क है, जिसकी वजह से वो बिजनेस कर पा रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रेडमार्क। आप आज के डेट में रेड कलर का चॉकलेट देते तो आपके दिमाग में तुरंत किटकैट का आइडिया आता है, ये एक तरीके का ट्रेडमार्क है। उसके कलर को उसने इतना एडवर्टाइज किया कि लोगों के दिमाग में बैठ गया। अगर मैं नेवी ब्लू कलर का चॉकलेट बोलता हूँ तो आपके दिमाग में कैडबरी आता है, ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, ट्रेडमार्क। इसके बाद होता है बेटा जीआई, ज्योग्राफिक इंडिकेशन। आपने सुना होगा आगरा का पेठा बहुत फेमस है, आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है, आपने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है जो बिहार का है, आपने सुना होगा कि दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है। तो कोई जगह से रिलेटेड अगर कोई सामान बेटा बहुत फेमस होता है, तो उसके ऊपर सरकार दे देती है उसको जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है बेटा कि जो भी सामान है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत फेमस है, तो उस एरिया के नाम से उस सामान का नाम को लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पांचवा होता है बेटा डिजाइन, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। कोई भी चीज है, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल का जो डिजाइन है बेटा, इसके ऊपर हम डिजाइन एक्ट ले सकते हैं। किसी और बॉटल में कुछ और डिजाइन होता है, अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग डिजाइन है। तो डिजाइन क्या है बेटा, बाहरी रूप किसी भी सामान का। अब जैसे इंदु लेखा को आपने देखा होगा, इंदु लेखा करके ना वो हेयर ऑयल आता है, आपने उसको देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे कॉम कॉम अजीब से लगे हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो वॉट बेटा, दैट इज ऑल्सो डिजाइन। तो पांच तरीके की चीजें जो हमारे सिलेबस में है, पहला पेटेंट, पेटेंट इन्वेंशन पे मिलता है। दूसरा कॉपीराइट, जो कि किसी भी काम पे मिलता है, भले वो आर्टिस्टिक हो या लिटरेरी हो। फिर ट्रेडमार्क, जो कि किसी भी बिजनेस का एक मार्क होता है, जो कि उसको दूसरे बिजनेसेस से क्या करता है, अलग करता है। फिर आता है बेटा जीआई, और फिर आता है बेटा डिजाइन। मैंने अभी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताया, थोड़ा सा उसके बारे में अपन लिख भी लेते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट refers to
set of rights which are taken on intellectual property, which are taken on intellectual property. It has following features. इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। तो मैं आपको फीचर्स भी बता दे रहा हूँ बेटा, जो हमने वहां पे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोकस जो है बेटा वो इनटेंजिबल चीज के ऊपर है, ना कि टेंजिबल। इनटेंजिबल ओवर टेंजिबल प्रॉपर्टी, ओवर टेंजिबल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए गाने की सीडी है, तो गाने की ऐसी सीडी होती है ना, बचपन में आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आपने देखा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, राइट मेरे को इस डिस्क के ऊपर मिलेगा या मुझे इसके अंदर जो गाना है गाने के अंदर मिलेगा? सर इसके अंदर जो गाना है ना, सॉन्ग, उसके ऊपर आपको सर कॉपीराइट मिलेगा, ना कि सीडी के ऊपर। इस सीडी की वैल्यू क्या है, 15 रुपए। लेकिन इस गाने की वैल्यू क्या है, जिसने बनाया उसके लिए तो ये भैया उसने जान लगा के बनाया है, तो उसके ऊपर मिलेगा कॉपीराइट, कोई और उसको चुरा ना ले ताकि। दूसरा, अगर किसी ने चुरा लिया तो, अब जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिंगर है, जैसे आपने प्रीतम का नाम सुना होगा, वो कितने गाने चुराया है, तो आप उसके ऊपर फिर केस कर सकते हैं, राइट टू स्यू। तीसरा, राइट टू कमर्शलाइजेशन। आप उसे बेटा किसी को बेच सकते हैं, आप उसे किसी को असाइन कर सकते हैं और उससे आप भारी पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अभी एक गाना आया था, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। तो मैं बहुत ही गंदा गाता हूँ, लेकिन धुरंधर मूवी में ये गाना बहुत फेमस हुआ। और ये जो गाया था ना, ये एक पाकिस्तानी सिंगर ने गाया था। और क्योंकि इसे एक पाकिस्तानी सिंगर ने गाया था, तो धुरंधर वालों को ना इसको पैसा देना पड़ा। ठीक है, धुरंधर के जो मेकर्स थे ना, आदित्य धर वगैरह, उनको इस पाकिस्तानी सिंगर को 50 लाख रुपए देने पड़े। क्यों? क्योंकि उसके गाने को यूज किए हैं। तो इससे उस पाकिस्तानी सिंगर को क्या मिल गया बेटा, पैसे मिल गए। तो आप इस तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं। चौथा, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सामान के ऊपर आपको अलग अलग राइट्स भी मिल जाए। को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा ऐसा फोन बनाया कि उससे निकल कर आपको घुसा मुक्का मार सकते हैं। तो ये जो फोन मैंने बनाया, ये फोन का डिजाइन कुछ मैंने ऐसा बनाया, ये देखो, ये एकदम अलग डिजाइन। तो ये जो बाहरी रूप है इसका, इस फोन का जो बाहरी रूप है, एक्सटर्नल रूप जो है, इसके ऊपर मैं क्या ले सकता हूँ, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। और ये जो मैं बाहर निकल के मारू सकता हूँ इस फोन से, तो मेरा ये जो आइडिया है, इस आइडिया के ऊपर मैं क्या लूंगा बेटा, पेटेंट। क्लियर हुआ बेटा सभी को? तो एक साथ अलग अलग राइट भी हो सकता है। और आखिरी क्या है बेटा, डायनामिज्म। यानी जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे बेटा नए नए चीजों के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आ रहा है। चलिए अब अपन वापस से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे दुनिया में ना गैट्स करके एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि फर्स्ट एवर कलेक्शन है कि हम भैया मल्टीनेशनल, यानी एक देश नहीं, एक से ज्यादा देश मिलकर क्या करेंगे बेटा, ग्लोबल ट्रेड को यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ठीक है, ट्रेड एंड सर्विस एक्चुअली, ट्रेड एंड सर्विस। गॉट इट एवरीवन? सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता था, इसका जो मेन फोकस था वो किस पे था बेटा, सर्विस पे। इट कंटेन बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन, क्या क्या किस किस देश को करना है और कौन से सिद्धांतों को मानना है। एनेक्सेस विच डील्स विथ रूल्स फॉर पर्टिकुलर सेक्टर एंड इंडिविजुअल नेशन, अलग अलग देशों को क्या करना है, अलग अलग सेक्टर को क्या करना है, ये भी गैट्स में लिखा है। और सभी देश मिलकर अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, उसके लिए बेटा यहाँ पे कमिटमेंट भी किया है। अब इसके जो पिलर्स है ना, वो दो की पिलर्स है, मेन पिलर्स है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग द एक्सपेंसेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पर्टिनेंट सेक्टर्स एंड रेगुलेटर्स। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेड करिए, प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाइए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं वहाँ के नियम क्या है, रूल्स क्या है। वहाँ पे अगर टैक्स है तो कौन सा टैक्स है, अगर मेरे को वहाँ पे परमिशन लेना है तो किसका परमिशन लेना है। मेरे को बेटा यहाँ पे सारी बातें पता होनी चाहिए। फॉस्टरिंग प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन यानी रूल्स को लूजन अप करना, रूल्स को लूज करना। रूल्स को बेटा आप लूजन अप करिए, धीरे धीरे अपने रूल्स को कम करिए, घटाते जाइए, लेकिन एक झटके से नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा गैट्स का, कि हम लिबरलाइजेशन करें, अपने डोर्स को खोलें ताकि नए नए देशों के साथ अपन ट्रेड कर सके। खासकर जो डेवलपिंग नेशन है वो अपना बढ़ा सके अपने मार्केट को। ठीक है, उनको दूसरे दूसरे मार्केट का एक्सेस मिले, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, नेटवर्क हो और
सर्विस हो। दे हैव अ गोल ऑफ सपोर्टिंग ग्रोइंग पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग नेशन इन सर्विस ट्रेड। यानी कि जो सर्विस है ना, सर्विस पे यहाँ ज्यादा फोकस है कि जो बड़े बड़े देश है वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जो छोटे देश है, डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, उनका भी यहाँ पे भला हो। अब बेटा अगला जो आया वो आया विपो। विपो बहुत पहले बना था, 1970 में ये बनाया गया था। और बनाने का मेन लॉजिक ये था कि अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बेटा ध्यान दे। अब अगर आप देखेंगे तो गाने, मूवी सब बहुत सालों पहले से बनते आ रहे हैं। मेरे को जो याद है, मैंने जो सबसे पुरानी मूवी आज तक अपने जीवन में देखी है, वो देखी है 1927 की, और वो मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। 1927 की वो मूवी थी, उसका नाम था सनराइज, या ऐसे ही कुछ नाम था, सनसेट। तो सनराइज नाम था जितना मुझे याद आ रहा है, हॉलीवुड की मूवी थी। उसी के ऊपर इंडिया वालों ने कॉपी की मूवी को 1980-90 के आसपास, और उसका नाम रखा खून भरी मांग। ठीक है। तो सनराइज से हम खून भरी मांग पे कैसे आ गए पता नहीं, बट स्टोरी सेम है, कॉपी उन्होंने किया। अब सोचिए जो मूवी 1927 में बनी है, तो अगर मूवी है तो मूवी के ऊपर भी राइट भी तो होना चाहिए। तुम समझो, अगर मान लो मैं एक रोटी बनाऊं, और उस रोटी को मैं मम्मी के पास ले जाऊं, और मम्मी को सामने मैं थोड़ी हेकड़ी मारूं कि यार मम्मी देखो क्या मस्त रोटी बनाई है मैंने, उतने में मेरी बहन मुझसे छीन के ले जाए वो प्लेट, और जाकर बोल दे कि ये मेरा है, तो मुझे कैसा लगेगा? तुम खुद ही सोचो, मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैंने कोई मूवी बनाई, मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया, और कोई और उसको चुरा के ले जा रहा है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। वो पैसे कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, जबकि आइडिया मेरा है, इनोवेशन मेरा है, सब कुछ मेहनत मेरा है। तो ये बात तो ठीक नहीं है। इसीलिए बेटा इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए, मेरे को प्रोटेक्शन देने के लिए, कि आपकी चीज को सर आप ही बचाएंगे, मैं सॉरी, आपकी चीज को सिर्फ आप ही बेच पाएंगे, कोई और नहीं बेच पाएगा। आप और इनोवेशन करिए, आप और क्रिएटिविटी करिए, वरना मैं तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं रोटी बना रहा हूँ बहन ले जा रही है, मैं रोटी बना रहा हूँ फिर बहन ले जा रही है, तो भैया मैं फिर रोटी बनाना ही बंद कर दूंगा। इसी तरीके से बेटा, ताकि मूवीज और बनते रहे, क्रिएटिविटी होते रहे, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहे, इनोवेशन आते रहे, इसलिए दुनिया में बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए एक देश नहीं, सारे देश को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1970 में, जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पे बना बेटा? जिनेवा में। मेन जो इसका जगह था वो जिनेवा, ज्यादातर देश मतलब ज्यादातर जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा वगैरह में ही है। और इन्होंने एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किया बेटा 1996 में। कब साइन किया बेटा? 1996 के अंदर। गॉट इट एवरीवन? फिर विपो के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए। सबसे पहला जो एग्रीमेंट आया वो हमारे पास आया मैड्रिड एग्रीमेंट। अब ये एग्जाम्स में एक बार भी नहीं आया ना, नेवर आस्क्ड इन एग्जाम। जितने भी एग्रीमेंट की मैं बात करने वाला हूँ, उसमें से कोई भी एग्रीमेंट एग्जाम में नहीं आया है, तो बस इसको सुनते हुए चलिए, आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही पहले, दिस एग्रीमेंट वॉज, यहाँ पे साइन हुआ था कब बेटा? 19, एक सेकंड, मैंने शायद यहाँ पे ना ईयर गलत लिख दिया, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा फिर। तो बेटा ये 1891 में साइन हुआ। कब साइन हुआ? 1891। और द प्रोटोकॉल पर्टेनिंग टू एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1989। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि इसको 1989 तक कहीं ना कहीं इसको चलाया गया, जो कि एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। और इसको चलाने का मेन रीजन क्या था बच्चों? कि कहीं ना कहीं जो हमारे मार्क्स होते हैं ना, अलग अलग ट्रेड मार्क्स वगैरह, उनका अपन यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सके। तो ये एग्रीमेंट शुरू कब हुआ बेटा? 1891 से। और फाइनली इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ बेटा? 1989 में। तो ये आपको दो ईयर्स याद रखने, 1891, 1989। तो दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट इसको आप कोशिश करिएगा याद रखने की। इसका मेन रीजन क्या था? इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क को लाना था वाइड रेंज ऑफ देशों के लिए। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क यानी कि अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं कोई सामान बनाता हूँ, जैसे टाटा तो बहुत सालों से थे, टाटा हमारे देश में कई सालों से कंपनी कंपनी चला रहे हैं, तो टाटा का जो मार्क है, आपने देखा होगा ना टाटा का मार्क, वो अगर मान लीजिए उसका प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैड्रिड एग्रीमेंट में मिल जाएगा। फिर आता है बेटा आपका लिस्बन एग्रीमेंट या लिस्बन सिस्टम। यहाँ पे पहली बार जीआई को महत्वता मिली। तो आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आ गया तो आ गया, बट मुझे इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। कि लिस्बन एग्रीमेंट में जीआई के बारे में बात किया। फिर वियना एग्रीमेंट के अंदर बेटा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हुआ मार्क्स का। अब जैसे ट्रेड मार्क के अंदर भी ना अलग अलग मार्क है, एक ट्रेडमार्क जो आपको दिख रहा है, उसके अंदर भी अलग अलग मार्क है, क्लासिफिकेशन है, कि ऐसा मार्क हो वैसा मार्क। जैसे अपन ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर पढ़ते हैं कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, वेल नोन ट्रेडमार्क। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया गया, ये गुड्स का ऐसा मार्क, वो गुड्स का वैसा मार्क। कहाँ हुआ बेटा? वियना में हुआ। कहाँ पे हुआ बेटा? वियना। फिर आता है हमारा नाइस एग्रीमेंट, इसका नाम नाइस, ये जगह का नाम है। यहाँ पे बेटा
गुड्स एंड सर्विस दोनों का रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क किया गया। तो पहले ट्रेडमार्क के अंदर ना गुड्स एंड सर्विस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स गुड्स और सर्विस दोनों के लिए लाया गया। गॉट इट एवरीवन? फिर वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, WCT नाम का एक ट्रीटी आया, WCT, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, ये दो चीजों के लिए लाया गया बेटा। पहला आपका कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए लाया गया क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही थी, और दूसरा डेटाबेस के लिए लाया गया। सर कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस में क्या फर्क है? बेटा कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब हो गया जैसे जावा एक लैंग्वेज है। जावा क्या है बेटा? एक लैंग्वेज। ठीक है। अब इसी के इस्तेमाल से बहुत सारी चीजें बनी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टैली। अब टैली आप क्या बोलेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। तो भैया जावा जिसने बनाया उसको भी फायदा होना चाहिए, टैली जिसने बनाया उसको फायदा होना चाहिए। अब मैंने अपने टैली में ना कई सालों का कंपनी का डेटा स्टोर किया। अब ये जो मेरा डेटा है जिसमें मेरी कंपनी का बैलेंस शीट बना हुआ है, जिसमें मेरी कंपनी का पीएनएल बना हुआ है, अब ये सब चीजें भी तो बहुत जरूरी है बेटा। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटा बेस, क्योंकि इसमें मेरा डेटा कंटेंट है। तो ये सारा मेरा डेटा बेस है, तो इसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट पीएनएल ये मेरी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। क्लियर है? फिर मुझे लगता है कि अगर जून 26 से दिसंबर 26 में अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है तो वो है बेटा ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक ऐसी चीज है जिसको मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, जून 26 से दिसंबर 26 में यहाँ से आ सकता है। सबसे पहले बेटा इस ट्रिप्स के अंदर हुआ क्या कि एक जनरल रूल ऑफ फंडामेंटल आइडिया लाया गया कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। और जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं थी, समझ नहीं आता था लोगों को, क्योंकि अगर मेरे सामने एक कंघी रखी हुई है तो इसकी वैल्यू तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई राइट जो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, कोई सामान जो मुझे दिख ही नहीं रहा है जो मेरे दिमाग में है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए कोई केस कैसे करेगा, क्या क्या प्रोटेक्शन होगा, ये लोगों को समझ ही नहीं आता था। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट से क्या हुआ बेटा? रूल्स बने कि देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होता है, ये इसके पीछे फंडामेंटल आइडिया है, ये रीजन है कि हमको उससे प्रोटेक्शन करना चाहिए। फिर इन्होंने बनाया बेटा मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया, कि अगर किसको प्रोटेक्ट करना है तो उस चीज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट आपको किस पे मिलता है बेटा? मैंने आपको क्या बताया? वर्क पे मिलता है। तो अगर वो वर्क का डेफिनेशन पूरा करता है तो उस पर कॉपीराइट मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि पेटेंट किस पे मिलता है बेटा? इन्वेंशन पे मिलता है। तो इन्वेंशन का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इन्वेंशन अगर अपन किसी चीज को बोलेंगे तो उसका जो क्राइटेरिया अगर वो पूरा हो जाए तो हम उसको क्या दे देंगे? प्रोटेक्शन दे देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपके राइट को छीन लेता है तो आप उसे डिफेंड कैसे करोगे? उसका मैकेनिज्म भी होना चाहिए। अगर जब तक कोई देश ट्रिप्स को अपनाता नहीं है तब तक वहां पे कैसे होगा, क्या होगा? उसके लिए बेटा इंटरिम फ्रेमवर्क भी बनाने पड़ेंगे। और लास्ट, जब कोई देश में अभी ट्रिप्स आने वाला है, अभी आया नहीं अभी आने वाला है, तो उसका जो ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन किस तरीके से होगा वो भी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जैसे आप अभी CS बने नहीं है, बनने वाले हैं, तो अभी हम आप इंटरिम फ्रेमवर्क के अंदर है, अभी बनने वाले बीच में है। जिस दिन बेटा आप CS का एग्जाम पास कर जाओगे और आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, तो आप ट्रांजिशन कैसे होंगे? आपका हर जगह पे नाम आप वेबसाइट में इधर उधर इंस्टाग्राम हर जगह चेंज करोगे। साक्षी से बन जाओगे CS साक्षी, श्रेया से बन जाओगे CS श्रेया, आप अनन्या से बन जाओगे CS अनन्या। तो हर जगह पे बेटा आप ट्रांजिशन करोगे। प्रियांशु से बन जाओगे CS प्रियांशु, है ना? तो हर जगह में आप क्या करोगे बेटा? ट्रांजिशन। तो वो अरेंजमेंट आप कैसे करोगे उसके ऊपर भी आपको पॉलिसी बनानी है। किसके अंडर बेटा? ट्रिप्स के अंदर। किसके अंदर? ट्रिप्स के अंदर। लास्ट टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। ये हमारे देश के अंदर बेटा जब बीजेपी गवर्नमेंट आई पावर में, तो उनको लगा कि हमको ना ये दुनिया को ये दिखाना है कि हमारे देश में भी ना हम IPR को लेके बहुत सीरियस हैं। तो इन्होंने 2016 में बनाया बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। और इन्होंने कहा कि जो भी ट्रिप्स में लिखा है ना, वी एग्री विद ट्रिप्स, ट्रिप्स के अंदर जो जो लिखा है वो हमारे देश में सब होता है, उसके लिए देखो पॉलिसी बनाया। और उसका नाम क्या रखा? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। दिस राइट पॉलिसी वॉज पुट इन टू प्लेस टू एनकरेज इनोवेशन, एनहेंस द बिजनेस, एलिमिनेट इन्फ्रिंजमेंट, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट वगैरह ना हो आपके देश में। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? मेरी चीज को सिर्फ मैं इस्तेमाल करूं, कोई और इस्तेमाल ना करे। कोई और अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसे बोलेंगे इन्फ्रिंजमेंट, चोरी करना इन्फ्रिंजमेंट। और कमर्शियली ज्यादा से ज्यादा हम IPR का इस्तेमाल करें। इस पीरियड को बोला गया बेटा डिकेड ऑफ इनोवेशन। IPR का फोकस किसके ऊपर है बेटा? कुल मिला के तीन चार चीजों के ऊपर फोकस है। इसको मैं प्यार से बोलता हूं बेटा पगले ह्यूमन। क्या बोलता हूं मैं इसको? पगले ह्यूमन। ह्यूमंस भी पगले ही हैं और क्या है।
सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पैसा। पैसा यानी कमर्शलाइजेशन। पी से क्या याद रखोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पी से आप याद रखोगे पैसा, कमर्शियलाइजेशन। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ध्यान इस पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमा सकें, क्योंकि अगर लोग पैसा कमाएंगे तभी नया नया इनोवेशन करेंगे, वरना कोई इनोवेशन क्यों करेगा? हमारे देश में बिजनेसमैन सबसे बड़े हैं, वेरी गुड, हमारे देश में, लेकिन साइंटिस्ट भी तो बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत अमीर होने चाहिए। एलॉन मस्क बेटा साइंटिस्ट है, आज देखो वो क्या बढ़िया लेवल पे पहुंच गया है। हमारे देश में कोई साइंटिस्ट बनता है, कुछ इनोवेशन करता है, वो कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते, वो बेचारा पैसे नहीं कमा पाता। तो आप इन्वेंशन करेंगे ही क्यों हमारे देश में? क्योंकि फिर आपको पैसा कमाने का मौका तो मिल नहीं रहा है। पैसा कौन कमा रहा है? नेता लोग ज्यादा कमा रहे हैं, गुंडा लोग ज्यादा कमा रहे हैं, एक साइंटिस्ट कम कमा रहा है। तो वो भी सोचेगा कि मैं इन्वेंशन नहीं करता हूँ। तो इसलिए कमर्शलाइजेशन जरूरी है। फिर उसके बाद एडजुडिकेशन नहीं, माफ करिएगा, अवेयरनेस। ए फॉर अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि ये चीज क्या होती है। फिर आईपीआर जनरेट कैसे होगा, आप ट्रेडमार्क कैसे लेंगे, तो उसके लिए बेटा पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। फिर एल फॉर लेजिस्लेटिव एंड लीगल फ्रेमवर्क, प्रोटेक्शन करने के लिए लॉज होने चाहिए, कानून होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर एनफोर्समेंट, अब यह कानून बना लेने से कुछ नहीं होता, उसको एनफोर्स भी करना पड़ेगा। अब हमारे देश में एक बात बताइए, क्या हमारे देश में पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? हाँ हैं। क्या हमारे देश में लॉ बहुत अच्छे हैं? हाँ हैं। हमारे देश में एनफोर्समेंट अच्छा नहीं है। कोई अगर मान लो कि कोई भोला आदमी है, शरीफ आदमी है, वो अगर ट्रैफिक का लाइट भी तोड़ दे तो जुर्माना हो जाता है। बेचारा भोला है, उसको पकड़ के जेल में डालो, जुर्माना ले लो। कोई छटा हुआ बदमाश है, वो मर्डर भी कर देगा तो भी रास्ते में घूम रहा होगा, क्योंकि हमारे देश में एनफोर्समेंट अच्छा नहीं है, लॉ अच्छा बनाते, लागू नहीं करवा पाते। समझ में आया? क्लियर हुआ? और फिर आता है बेटा ह्यूमन। ह्यूमन यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और मन से मैनेजमेंट। मन से मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी, आज देखो सिंगापुर इतना छोटा देश है, इतना छोटा देश है कि हमारा मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश भी उससे बहुत बड़ा है। सिंगापुर इतना छोटा सा देश है, लेकिन उस देश में जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ के लगभग हर आदमी अमीर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों को नॉलेज दिया। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ, उन सभी को आईपीआर के बारे में पता है। अभी तो लोगों को कंपनी सेक्रेटरी के बारे में नहीं पता, तो आईपीआर के बारे में क्या पता होगा? तो हमारे देश में भी बेटा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, ताकि इंसान यहाँ पे क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। एक बार इंसान डेवलप हो गया तो सब कुछ फिर आसान है। राइट? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए, सबसे मैंने ना टॉपिक वाइज इसको बांट के रखा है। सबसे पहला है बेटा नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हमें जरूरत क्यों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब बेटा हर इन्वेंशन में लेबर, टाइम, रिसोर्स सब कुछ लगता है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो आपको उसके बदले राइट मिलना चाहिए, वरना कोई आपने पूरा मेहनत किया और भी कोई और लेकर जा रहा है पूरी चीजें, तो ये अच्छी नहीं है। इसलिए बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे आया। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 19वीं सेंचुरी तक बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। धीरे धीरे विपो जब दुनिया में आया, तब जाके धीरे धीरे ये कॉमन होने लगा, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। फिर बेटा ट्रिप्स आए और धीरे धीरे सारी चीजें आई, ताकि हमारे दुनिया में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अवेयरनेस फैले। फिर विपो का क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा एग्जाम में। तो विपो के बारे में आप होप आपको पता है क्या लिखना है। ठीक है, एक तो सर्विस होना चाहिए बेटा, लॉ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। इसको मैंने क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, दिल्स। ठीक है, दिल्स। तो विपो दिल्स है ना, दिल्स। तो डी का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। अब जैसे मान लीजिए मैं सीएस बन गया, मैं चाहता हूं कि मैं डेवलप करूं। अब मेरे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद मैं कहीं भी जाऊं तो भैया लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें। मेरी जैसे कंपनी सेक्रेटरी अगर मैं हूं, तो लोग मेरे को क्यों रखेंगे अपनी कंपनी में? क्योंकि लॉ बोलता है, सेक्शन बोलता है कि नहीं आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, तो लॉ, उसी से तो बेटा ग्रोथ होगा। लॉ नहीं बोलेगा तो कोई क्यों रखेगा? एस फॉर सर्विस, मैं अच्छे से अच्छी सर्विस दूंगा, मुझे तभी तो पैसा मिलेगा। तो ऐसे आप याद रख लेना, ये शॉर्ट ट्रिक था मेरा दिल्स। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉ होना चाहिए आईपीआर के ऊपर, और सर्विस भी होना चाहिए। दिसंबर 24 का क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे डाले हैं मैंने। अब दिसंबर 24 का क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि जून 26 और दिसंबर 26 में वापस से आ सकता है। क्या फंडामेंटल आइडियाज होंगे, रूल्स होंगे, क्या मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया होगा, मैकेनिज्म क्या होगा डिफेंड करने का, भी थोड़ी देर पहले ही पढ़े। इंटरिम फ्रेमवर्क क्या होगा जब तक वो लागू नहीं होता, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट क्या होगा।
दिसंबर 23 के अंदर आया था बेटा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो या इमूवेबल और उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो ये भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, नोट्स में नहीं था, यहाँ पे कवर हो गया। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि ह्यूमन माइंड से क्रिएट हो रहा है, या तो जिसमें इन्वेंशन है या डिजाइन है। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था ना, बाहर का जो रूप है वो क्या है बेटा, डिजाइन, और अंदर का जो है वो क्या है, हमारा इन्वेंशन। सारे के सारे इन्वेंशन बेटा कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए ही बनाए जाते हैं। और डिजाइन को क्यों बनाया जाता है, ताकि वो चीज एस्थेटिक दिखे। आप देखो किंडर जो है पागल हो जाते हैं बच्चे उसके लिए, क्यों, क्योंकि वो दिखता सुंदर है, अंडे जैसा शेप है, फनी दिखता है थोड़ा सा। ठीक है, इसी के बारे में इन्होंने और लिखा है। पेटेंट के बारे में बोला है, अभी पेटेंट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगा, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट के बारे में बहुत पुराना क्वेश्चन दिसंबर 24 का। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, अब जैसे कोका कोला है, ठीक है, या मैगी है, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट है, तो उस टेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। तो बेटा उनका जो टेस्ट का जो सीक्रेट है ना, उसको लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड सीक्रेट। अगर यही एक्सपोज हो गया तो मतलब क्या है, आप इसको कब तक रख सकते हैं, तो बेटा आप इसको इनफाइनाइट ईयर्स तक रख सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे रोकने नहीं वाला। ठीक है। ट्रेड सीक्रेट कोई भी मेथड, प्रैक्टिस, प्रोसीजर, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, जो कि दुनिया वालों को पता नहीं है या इजीली डिस्कवर नहीं कर सकते, और उसी के वजह से बेटा कंपनी को क्या मिला है, कॉम्पिटिटिव एज मिला है। यानी हम दूसरों से आगे हैं। कोकोला दूसरों से आगे क्यों है, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अब ये कोई टेक्निक हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हो सकता है, कंज्यूमर का प्रोफाइल हो सकता है कि हमको पता है कि इस कंज्यूमर को क्या पसंद है, हमको वही देते हैं, कोई मार्केटिंग का तरीका हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजी हो सकता है, ये सब बेटा ट्रेड सीक्रेट होगा। ट्रेड सीक्रेट को बेटा इनडेफिनेटली आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी इन्फिनाइट ईयर्स तक आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। फिर बेटा आईपीआर आया था जून 25 में। द मेन गोल ऑफ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज टू एनकरेज इन्वेंशन। आप बताइए इसके बारे में, तो क्या याद लिख के आओगे बेटा, पगले ह्यूमन लिख कर आओगे। क्या लिख कर आओगे, पगले ह्यूमन। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। पी से क्या है बेटा, पैसा, यानी कमर्शियलाइजेशन। ए से क्या था बेटा, अवेयरनेस, लोगों को प्रमोशन करो, फैलाओ, इसको कल्चर में लेकर आओ। जी से क्या है बेटा, नया नया जनरेट करो। एल से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ई से क्या था बेटा हमारा, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। और ह्यूमन से बेटा, मैन से मैनेजमेंट। और ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन से बेटा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अगर आपको प्यारे प्यारे बच्चों ये नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको बताया नोट्स कहाँ मिलेगा, वहां से ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा आईपीआर पढ़ाया, ठीक है। नोट्स में जो जो इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी दिखाए, साथ में तीन चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखा दिए, जो मेरे को लगा कि यार थोड़ा जरूरी है, कई बार छूट जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल वाला जो क्वेश्चन था छूट जाता है, ठीक है। तो कुछ अगर छूट जाता है तो वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ताकि 100% कवरेज हो जाए। अब इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपके माइंड में पूरी की पूरी क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। गॉट इट एवरीवन। अगर आपके पास कोई डाउट हो, अगर आपको कोई भी चीज़ कहनी हो, लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहेंगे। अगर आपको लगा कि ये लेक्चर आपके काम का था, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में हमको दवा और दुआ दोनों चाहिए। दवा तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, थोड़ी सी दुआ आप भी कमा लीजिए। गॉट इट। और थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।